पाकिस्तान ने, और अब वो उसी को डस रहा है। और जब उससे पूछा जाता है, कई सारे डिस्कशन में आप भी मेरे साथ मौजूद थे, जब उससे पूछा गया तो वो ये कहता है कि साहब पाकिस्तान तो खाम खाम बदनाम हो गया, ये तालिबान को पाला किसने? अमेरिका ने पाला। और उसके बाद जब वो यहाँ से गया तो अपने हथियारों का झकीरा तालिबान के हाथ में सौंप गया। वही सारे तमाम टीटीपी के लड़ाकों के पास भी मौजूद हैं। अगर देखा जाए, क्योंकि अफगानिस्तान पर जवाबदेही तय की जानी है, अभी वो नहीं गई है। समझौता खुद ट्रंप सरकार ने किया, और जब उनके सैनिक वहां से चले गए तो शायद उम्मीद अमेरिका को भी नहीं रही होगी कि इतना विध्वंस वहां पर हो जाएगा। तमाम कत्लेआम वहां पर हुआ, और उसके बाद जो अफगानिस्तान की सरकार थी उसको उसमें क्या हुआ, उसमें तालिबान आ गए। अब इन सब के बीच क्या अफगानिस्तान में भी नए सिरे से जवाबदेही तय कर सकते हैं? क्योंकि अपने ऑफिस में तो जवाबदेही तय कर रहे हैं ट्रंप ने साफ तौर पर यह कहा है कि जितने भी लोग इसके जिम्मेदार हैं वहां पर अफगानिस्तान में अव्यवस्थाओं को, उनको मैं चुन चुन कर सबको निकालूंगा। लेकिन क्या क्या जवाबदेही अफगानिस्तान में भी तय होगी? जवाबदेही तालिबान की भी तय होगी? जवाबदेही टीटीपी की भी तय होगी? क्योंकि अपने देश में अगर वो विदेशी उग्रवाद के खिलाफ की बात करते हैं, उसके खात्मे की बात कर रहे हैं, तो चूंकि अमेरिका को तो अपने आप को ठेकेदार मानता है पूरे विश्व का, तो क्या उसकी नजरें, उसके संकेत यहां भी निकल कर आएंगे? देखिए, इसमें जवाबदेही की कोई बात ही नहीं है। ये सब कुछ जो समझौता हुआ था तालिबान के साथ में, कतर के में दोहा के अंदर में जो हुआ था, तो वो तो ट्रम्प के टाइम में हुआ था। सिर्फ ये था कि 2021 में जब बाइडन आए उस समय विड्रॉ करना पड़ा, जबकि उन्होंने थोड़ा जल्दबाजी में विड्रॉ कर लिया, उसको उनको अपने हथियार छोड़ के जाना पड़ा। और जो आप कह रहे हैं जवाबदेही, तो फिर तो ये अगर ऐसे चक्रों में फंस गए इन चीजों को जवाबदेही में या इन्वेस्टिगेशन में पड़ गए, तो फिर ये आगे तो बढ़ ही नहीं सकते। तो ये तो कोई अच्छा कदम नहीं है, और ना ही ट्रम्प इस चीज को उठाएंगे। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान ये कहता है कि जी जो है अमेरिका ने पाला पोसा है। ये तो अमेरिका का तो साथ तो पाकिस्तान ने भी दिया ना। पाकिस्तान को डॉलर मिले थे अमेरिका से, और वो जो है अमेरिका की मदद कर रहे थे, और वो डबल गेम खेल रहे थे। डबल गेम में ये था कि वो अमेरिका की इससे पैसे ही लेते थे, लेकिन उन्होंने पाला है तालिबान को। और जिस बात को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा है कि पाकिस्तान ने हमको धोखा दिया, तो ये बात तो पहले ही उनके पास में हो चुकी है। अब जो जो सांप उन्होंने पाले थे वो अभी उनको ही डस रहे हैं, पाकिस्तान को डस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही सब ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ जो कुछ उनको दिया था। और ये एक इत्तेफाक देखिए, या जो उनका एक शॉर्ट साइटेडनेस देखिए, कि जब अमेरिका वहां से अपने 80 बिलियन के जो हथियार थे उनको निकालना चाहता था, तो पाकिस्तान की मदद ली। क्योंकि हम जो तालिबान है वो एक, या अफगानिस्तान जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है, तो इन्होंने कहा था कि भाई हम जो है पाकिस्तान के जरिए उन हथियारों को निकाल लेंगे। उस समय जो है पाकिस्तान ने अलाउ नहीं किया, और पाकिस्तान ये सोचे बैठा था कि जैसे ही जितने हथियार जो है वो अमेरिका छोड़ के जाएगा, ये तो तालिबान हमारे कंट्रोल में रहेगा, हमारी बात मानेगा, हमने इसको एस्टेब्लिश किया है, इनके ऊपर भी हमारा कंट्रोल हो जाएगा। अब वो जो हथियार हैं उनको तालिबान इस्तेमाल कर रहा है। तालिबान भी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। वो इसलिए नहीं कर पा रहा है कि जो तालिबान के अभी लड़ाकू हैं वो रशिया में गए हैं यूक्रेन में लड़ने के लिए। तो बात ये हुई है कि जो तालिबान के हथियार हैं वो रशिया में रख लिए गए हैं, रशिया उनको अपने हथियार दिखा, जो सिखा करके उनसे लड़ाई लड़ रहा। तो अब ये हथियार छोड़े जरूर गए हैं, लेकिन उनका पूरा उपयोग नहीं हुआ, और वो बड़े डेंजरस हैं। और तालिबान के हाथ में इस तरह के हथियार जाने, तो वो तो पाकिस्तान को उसका खामियाजा उठाना ही पड़ेगा। इसमें तो कोई दो राय की बात ही नहीं है। पाकिस्तान ने जितने भी जो भी जिसके साथ जहां भी जैसा किया, उसका उल्टा ये हुआ। और अभी ये जो नई चाल जो चल रहे हैं बांग्लादेश में, बांग्लादेशी भी उनके चक्कर में आ गए हैं पाकिस्तान के। पहले तो वही लोग उनको जो है बांग्लादेश में जितना भी जो नरसंहार किया था, 30 मिलियन लोगों को मारा, और 3 लाख औरतों का जो है उन्होंने बलात्कार किया, अब वही फौज आके इनको ट्रेनिंग दे रही है। तो जो पाकिस्तान अपने आप को संभाल नहीं पाता, उधर से बलूच जो है उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, इधर से जो है गिलगित बाल्टिस्तान में हो रहा है। और जितना ड्यूरन लाइन को तो मानते ही नहीं है, जितने भी वहां पे खैबर पख्तूनख्वा है, तो वो सब मिला करके इस तरह की नीति से ये पाकिस्तान का कोई ठीकरा फोड़ना कोई बात नहीं है। और मुझे नहीं लगता इसमें अभी कोई अमेरिका दखलंदाजी करेगा, या कोई जो है उसमें वो जो कि किसने ये किया उसको जो है ठहराने के लिए। एक बात मैं ओलिगार्क के बारे में बताना चाह रहा था, कि जो ओलिगार्क की बात कही थी बाइडेन साहब ने, वो कहा था कि जो अगर कंट्री ओलिगार्क जो अमीरों के हाथ में चला जाएगा, तो वो
जो है वो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। ये नहीं कि डेवलपमेंट तो होता रहेगा, लेकिन डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। तो वो नहीं होने वाली, अमेरिका में भी नहीं होने वाली और कहीं किसी देश में नहीं, कंट्री में नहीं होने वाली। हालांकि रशिया में जो ओलिगार्क ने जब अपना कंट्रोल किया था शुरू में, और जब पुतिन आए थे यहाँ पे रशिया में, तो उस समय उन्होंने ओलिगार्क पे लगाम लगाई थी कुछ पे, और कुछ ओलिगार्क इनके साथ में भी रहे। जब यूक्रेन युद्ध में उन्होंने कोशिश किया कि वो बनाए जो पुतिन को, कि लड़ाई ना बढ़ाई जाए, उससे उनका भी नुकसान हो रहा था, उनकी जो संपत्ति थी दूसरे कंट्रीज में उनको जब्त किया जा रहा था। लेकिन पुतिन ने उनकी बात नहीं मानी, और जो कुछ ज्यादा किसी ने कहा तो उनको एलिमिनेट कर दिया गया। तो ये जो इस तरह से ओलिगार्की, इनकी अपनी ताकत पैसे की जरूर होती है, लेकिन किसी देश की जो है उसको स्वतंत्रता को जो वहां पे जो डेमोक्रेसी को खत्म कर दें, तो वो उतना मादा, या वो जो किसी ओलिगार्क या किसी भी अमीर रईस आदमी के या धनवान आदमी के हाथ में नहीं होता। जी राजीव जी। जी, लगातार आप इस बारे में बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप के उन 10 वायदों को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप ने आज प्रॉमिस यहां पर किए। विपिन जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विपिन जी, डोनाल्ड ट्रंप क्या आने वाले दिनों में इस बात को इंश्योर कर सकते हैं या करेंगे कि आने वाले दिनों में या इस साल में 2025 या 26 में विश्व और किसी युद्ध में नहीं उलझेगा? देखिए, निश्चित बात है कि अब सारी निगाहें उन पर है, क्योंकि इतने बड़े बड़े वायदे, इतने बड़े बड़े सपने दिखा दिए हैं। तो यहाँ पर अब जब करने की बारी आएगी तो वो निश्चित बात है कि जवाबदेही उनकी बनेगी, और ऐसे ना हो कि लॉस ऑफ फेस हो जाए उनके लिए, कि विश्व के इतने बड़े शक्तिशाली नेता ने अगर ऐसी बात करी है तो यहाँ पर तो वो उस पर क्या अमल हुआ। तो यहाँ पर एक बात तो है कि वैश्विक शांति को कैसे वो उस चीज को मुमकिन करते हैं, वो सबसे बड़ी एक चुनौती होगी उनके सामने। लेकिन साथ साथ एक अच्छा संदेश ये दिया है कि जो ड्रग कार्टल्स को लेकर कि उनको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करा जाए, तो ये अच्छी बात है यहाँ पर। और साथ में जो आर्मी का जो फौज की जो तैनाती करनी है मैक्सिकन बॉर्डर्स पर, वो सबसे अच्छी बात है। और कैसे सदर्न बॉर्डर्स को महफूज करना है, सुरक्षित करना है, तो यहाँ पर उससे एक अच्छा संदेश लेकिन कितना इफेक्टिव होगा? ग्लोबल टेररिस्ट तो पाकिस्तान में वैसे भी घूम रहे हैं, तस्वीरें सामने आती हैं। अब ड्रग कार्टलर्स को भी अगर इंटरनेशनल टेररिस्ट कर देंगे और सब कुछ पता होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर ढाक के तीन पात ही रहे। फिर तो अपनी खुद की बिल्कुल जागसाई होगी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए, और भी उम्मीदें थी कि अगर वो ये बात करते कि जो रेसिस्ट अटैक्स, रेसिज्म की बात करते कि वो आश्वस्त करते कि यहाँ पर वो नहीं होंगे। और गन कल्चर के बारे में थोड़ा जिक्र हुआ, लेकिन गन कल्चर एक बहुत बड़ा, जो ये मास शूटिंग स्प्री पे चले जाते हैं, तो यहाँ पर वो चीज एक बड़ा गंभीर मुद्दा बना हुआ है यहाँ पर। तो ये, और वो चुनावी भाषणों में दोनों तरफ से हुआ था। थोड़ा सा रोकूंगा, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। असल में ट्रंप को लेकर एलन मस्क का एक पोस्ट आया है, और उस पोस्ट में लिखा है रिटर्न ऑफ द किंग। ये एलन मस्क ने लिखा है। इसके साथ साथ जो ट्रंप का एक और सोशल मीडिया अकाउंट चल रहा था, जिसे फ़िलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, वो भी ट्रंप ने ट्वीट किया है। वो भी ट्रंप ने ट्वीट करके बताया है। एलन मस्क जो कि उनके सरकार के अब अहम हिस्से बन गए हैं। पहले जो एलन मस्क ने लिख दिया द रिटर्न ऑफ किंग, और जो @रियल डोनाल्ड ट्रंप था, उस अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप, ये अब एक नया सोशल मीडिया अकाउंट ट्रंप का बना है। आप अपनी बात पूरी करें विपिन जी। विपिन जी, आप कुछ कह रहे थे? विपिन जी हैं या चले गए? जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है विपिन जी, बताइए। जी, देखिए, हिंदुस्तान बात करता है लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की। और यहाँ पर जैसे कि अगर हम अपनी बात करें, यहाँ पर जो मोदी सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो यहाँ पर बिल्कुल उनको हर एक मंच पे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक मंच से बोलते हैं कि हर एक दिन एक चुनौती भरा होता है, और यहाँ पर चाहे विपक्ष हो। तो यही बात है कि ट्रंप को भी ये भली भांति पता है कि अब जो 47वें राष्ट्रपति का कार्यभार वो संभाला है उन्होंने,
शपथ ली है। तो यहाँ पर अब चुनौतियां काफी होंगी, विपक्ष भी उनसे जवाबदेही लेगा और इट विल नॉट बी अ स्मूथ सेलिंग। जबकि उन्होंने पहले दिन ही बिल्कुल ये साफ संदेश देने की कोशिश करा है कि वो टफ टास्क मास्टर होंगे और क्या क्या वो करेंगे, कड़े कदम क्या उठाएंगे, आश्वस्त करने की कोशिश करी है। लेकिन भली भांति वो समझते हैं कि चुनौतियां अपनी जगह होंगी बेशुमार और साथ में उनको कटघरे में खड़ा करा जाएगा। लेकिन देखिए समय का चक्र देखिए आप कि कहां बात चलती थी कि ट्रंप की इंपीचमेंट की और कहां आज वो दिन आया है कि जब वो बतौर राष्ट्रपति कार्यभार संभाल रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि निश्चित बात है कि यह बड़ा दिलचस्प मोड़ पे अमेरिका की राजनीति भी आई है और अमेरिका वासियों के लिए भी और साथ में पूरे वैश्विक स्तर पर अब काफी उम्मीदें ये लगा के बैठेंगे सबसे पहले तो कि शांति बनी रहे, क्योंकि ऐसे ना हो कि जो अभी कुछ हाल फिलहाल में कुछ वर्षों से ऐसे संकेत मिल रहे थे कि ऐसे ना हो कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ पूरा विश्व चला सही जाए। कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मनोज जी मेरे साथ मौजूद हैं। मनोज साहब, बहुत सारे अपनी सरकार के कई सारे चेहरे दिखाने की कोशिश की ट्रंप ने। एक चेहरा उनमें सामाजिक सरोकार का भी था और उसका उन्होंने जिक्र भी किया। आपको याद होगा अबॉर्शन को लेकर एक बड़ा कैंपेन चला जो कि अमेरिकी महिलाओं के द्वारा, लड़कियों के द्वारा किया गया और ट्रंप ने भी एक संकेत दिया कि भाई अबॉर्शन पर संघीय कानून नहीं होगा, वो राज्यों की जिम्मेदारी हो जाएगी, राज्य उसे अपने हिसाब से डील करें, वो अपने हिसाब से बनाएं। ये एक सामाजिक सरोकार का विषय है। क्या वो नब्ज समझ रहे थे महिलाओं की? और उन्होंने कहा कि भाई कोई महिला कोई पुरुष नहीं, ट्रांसजेंडर को उन्होंने खत्म कर दिया, मेल और फीमेल, नो ट्रांसजेंडर। देखिए ये 21वीं शताब्दी का पूरा विश्व है और 21वीं शताब्दी में हम जहां एआई की बात कर रहे हैं, आज आप देख सकते हैं कि सूचना का आदान प्रदान जिस प्रकार से पूरे विश्व में हो रहा है और उसमें खास करके मेल और फीमेल की जो बात बोल रहे थे, ऑब्वियसली कि एक ये हर जगह के लिए समस्या। और अमेरिका जो कि एक आज उन्होंने बोला कि हम सेंसरशिप को भी समाप्त कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और चूंकि वहां का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है जो संवैधानिक, और उन्होंने बोला कि देश संविधान से चलेगा और संविधान के आधार पर चलेगा, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं उसी को दर्शाता है। बहुत सारे कई सारे देशों में इस तरह के भाषण हो जाते हैं कि साहब देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, लेकिन तस्वीरें और संकेत कैसे निकल कर आते हैं वो आप भी जानते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन चूंकि अभी देखिए ऑब्वियस है कि जब कोई भी व्यक्ति जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठता है और उसको एक जब पब्लिक पोस्टरिंग करना होता है तो वो अपने देश के नब्ज को समझता है, उस देश के युवाओं की आवाज को समझता है। महिलाओं का जो उनका प्रोटेस्ट था उसे कहीं ना कहीं उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में उसको एड्रेस किया था। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से उनका जो चुनाव कैंपेन था उसमें जिस बात को उन्होंने रेस किया था, आज वही सारी बातें उन्होंने वहां से कही है। तो मुझे लगता है कि वो जिस एक उत्साह के साथ और जो एक उनको आप समझ सकते हैं कि आपने खुद अभी बोला कि इनके ऊपर इम्पीचमेंट चलाने की बात हो रही थी, तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में एक पूर्व राष्ट्रपति के साथ जिस तरीके से बाइडेन सरकार ने उनको घेरने का प्रयास किया और जिस उनके ऊपर जानलेवा मतलब अटैक भी हुआ, और उसके बावजूद भी फिर वो जिस प्रकार से सत्ता में वहां पे आज उन्होंने ओथ लिया है, तो नो डाउट वो इमोशनली भी चार्ज थे और एक जो उनका अमेरिकन सिटीजन्स के प्रति जो उनका एक अट्रैक्शन है, जो एक लगाव है, जो कि ग्रेट अमेरिका बनाने की बात कर रहे थे, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये जेंडर इश्यूज का जो विषय था उसको एड्रेस किया। और नो डाउट ये एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जो हम ह्यूमन लिबर्टी की बात करते हैं उसको ध्यान में रख के इन्होंने कहा है। जेके बंसल जी, 2020 जब गलवान हुआ था तब भी ट्रंप ही थे और उस दौरान जब भारत चीन के मुकाबले आके खड़ा हो गया था तो अमेरिका और भारत की सेनाओं या सरकार के बीच में इंटेलिजेंस शेयरिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके की हुई थी। क्वाड भी तभी से शुरू हुआ था। अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या भारत के पूरे नॉर्दर्न सेक्टर और भारत के वेस्टर्न सेक्टर को लेकर क्या इंटेलिजेंस शेयरिंग एक बार फिर उसी तरीके से आगे बढ़ने की आप संभावना देखते हैं या फिर क्वाड को लेकर और तेजी आपको दिखाई पड़ती है? देखिए जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है और जो हमारी जॉइंट एक्सरसाइज है सेनाओं के बीच में, वो तो एक मुद्दा वो चलता ही रहेगा, पहले भी चलता रहा, अब भी चलता रहेगा। और इस विषय में मैं यहाँ पर एक बात और भी कहना चाह रहा था, जैसा आपने क्वेश्चन ये पूछा था कि जो अभी वो पीस की बात करते हैं कि सेना कहीं वर्ल्ड में भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। देखिए यूक्रेन की बात तो अभी कुछ पता नहीं है, हो सकता है यूक्रेन में भी उनको भेजनी पड़ जाए अगर कुछ उनकी साख पे या अमेरिका की साख पे कोई असर पड़ता है। अगर आप ताइवान के ऊपर अगर चाइना का अटैक होता है, क्या वहां सेना नहीं भेजेंगे या उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे वो? या जो है इजराइल के ऊपर में अटैक होता है ईरान का, तो वहां अपनी सेना नहीं भेजेंगे?
तो ये तो अमेरिका अपने आप को उससे दूर नहीं रख सकता अभी, तो वो तो उनको करना ही पड़ेगा इस तरह का। तो ये इसमें जो जो स्टेटमेंट होते हैं वो दूसरी बात होती है, और जो ग्राउंड रियलिटी होती है उसके मुताबिक तो ये सब कुछ करना ही पड़ता है। और जो बिल्कुल उनकी अमेरिका फर्स्ट की नीति है उसी हिसाब से उन्होंने जो अपना ये एक रखा है, और आज भी उन्होंने बार बार अमेरिका फर्स्ट की नीति को ही रखा। लेकिन इंटरनेशनल जो अगर उनको सुपर पावर बन के रहना है तो ये इंटरनेशनल मैटर्स में ओनली, हालांकि जो अमेरिका की जो जीडीपी है, इकोनॉमी है, वर्ल्ड में सबसे स्ट्रांग है, उनकी 30 बिलियन डॉलर के करीब जो उनकी इकोनॉमी है, उसके साथ साथ उनकी जो मिलिट्री पावर भी स्ट्रांग है। तो इस वजह से अमेरिका को अपना वर्चस्व तो बना के रखना ही पड़ेगा, साथ साथ में जो है अपनी इकोनॉमी को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तो जो चाहे कोई भी राष्ट्रपति हो, कोई भी वहाँ पे गवर्नमेंट हो, वो देखना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि जो इनकी पॉलिसी बनती हैं, जो भी वो पॉलिसी मेकर अलग ही होते हैं, और वो बहुत पहले 10-10, 15-15 साल के आगे की पॉलिसी बना देते हैं अमेरिका में। तो उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। जी, ज्यादा नहीं कर सकते। विपिन हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन साहब, जन्म से नागरिकता का प्रावधान खत्म होगा, ये संकेत भी निकल कर आ गए। कितने निराश होंगे ऐसे लोग जो प्रवासी भारतीय हैं या फिर किसी दूसरे देश के आए हुए लोग हैं। तमाम ऐसे लोग जो दूसरे देशों से आए हुए हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और उनका वहाँ पर अगर बच्चा पैदा हुआ, उसने जन्म लिया है, तो स्वाभाविकता अभी तक माना जाता रहा है कि आपको नागरिकता वहाँ की मिल जाएगी, लेकिन अब उसे भी खत्म करने की बात की जा रही है। निश्चित बात है, क्योंकि देखिए वो डे वन से एक संदेश देना चाह रहे थे, क्योंकि ये कुछ जो कदम उठा रहे हैं, जैसे हम यहाँ हिंदुस्तान में बोलते हैं पॉपुलिस्ट मेजर्स, तो वो भी एक मेजॉरिटी की नब्ज को समझते हैं कि जो मुद्दे एक क्योंकि मेजॉरिटी को अच्छा बहुमत मिला है, तो यहाँ पर वो जो कदम उठाया तो उसके पीछे भी सोची समझी एक सोच गई है यहाँ पर। लेकिन ये निश्चित बात है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यहाँ पर उस चीज की आलोचना भी होगी और उसके कई विरोधी सामने आएंगे, तो यहाँ पर उसके लिए कुछ बीच का रास्ता निकलेगा। तो ऐसा अभी जो बिल्कुल प्रथम दृष्टया दिख रहा है, ऐसा मुझे लगता है कि वो चीज इतना भी हार्ड स्टैंड नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात जरूरी, क्योंकि अभी उस बात का भी जिक्र होना चाहिए कि जब अमेरिका हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हस्तक्षेप करने की कोशिश करी थी, जब G7 समिट के साइडलाइंस पे जाकर बियारिट्स में डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश करी कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बताएं कि जो कश्मीर का मुद्दा है उसमें वो कोई बीच बचाव का रास्ता ढूंढे किसी तरह से, तो हिंदुस्तान ने बिल्कुल एक साफ संदेश दे दिया था। ये भूल गए कि वो कोई बड़े भाई की भूमिका में अमेरिका, जो कि अपने आप को मानता रहा इतने वर्षों से, तो उन्होंने बिल्कुल साफ संदेश दे दिया कि कश्मीर इज अ बाइलैटरल इशू, द्विपक्षीय मामला है, ये मुद्दा है, यहाँ पर किसी तीसरे का कोई मतलब नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा कदम था हिंदुस्तान की तरफ से। और यहाँ पर यह भी भूलना नहीं चाहिए कि यहाँ पर दोनों तरफ से हमें अमेरिका के साथ अपने नाते करने अच्छे पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना ले रहे हैं और साथ में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, जो कि सपना प्रधानमंत्री ने साझा करा था लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि उसमें अमेरिका की अहम भूमिका होगी, उनको साथ लेना पड़ेगा। और एक और बड़ी अहम बात कि यहाँ पर, क्योंकि आपको अपने दुश्मन को भी साफ शब्दों में संदेश देना चाहिए, यही समय की पुकार है कि मुझे लगता है कि ये वक्त आ गया है कि जब चीन को, क्योंकि चीन बाज नहीं आता, अभी अलग बात है कि डी एस्केलेशन की एक प्रक्रिया शुरू हुई है और कुछ संकेत हुआ है कि सॉफ्टनिंग ऑफ स्टैंड्स, तो यहाँ पर, लेकिन अगर चीन बाज नहीं आता, कि जो कि क्योंकि चीन जाना जाता है उस बात के लिए कि अपने ही स्टैंड पे यू टर्न ले लेता है, तो वहां पर वो फिर कुछ कदम